गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम लोग अपने हिंदी गद्य के अंतर्गत राष्ट्र का स्वरूप पाठ में संस्कृति के विषय में अध्ययन करेंगे। इसके पहले हमने भूमि और जन इन दो अंगों के विषय में अध्ययन किया था और आज हम लोग राष्ट्र के तीसरे अंग, किसी भी राष्ट्र के तीसरे अंग अर्थात संस्कृति के विषय में अध्ययन करेंगे। संस्कृति का मतलब होता है मनुष्य की सभ्यता। राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। मनुष्यों ने युगों में जिस सभ्यता का निर्माण किया है वही इसके जीवन की श्वास प्रश्वास है। तो यहाँ पर लेखक अपना विचार व्यक्त कर रहा है कि किसी भी राष्ट्र का जो अस्तित्व है वो संस्कृति से ही है। अगर मनुष्य हो, पृथ्वी हो और संस्कृति ना हो तो वह देश मानो लुप्त हो गया, समाप्त हो गया। इसलिए संस्कृति का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है किसी भी देश के लिए। तो बिना संस्कृति के जन की कल्पना कबंध मात्र है। कबंध का मतलब है सिर रहित धड़। यदि शरीर को धड़ से अलग कर दिया जाए तो उस शरीर बेकार हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा, उसमें जीव नहीं रह पाएगा, वह शरीर निर्जीव हो जाएगा, मृत हो जाएगा। तो वैसे ही संस्कृति भी किसी भी देश के लिए श्वास की तरह है। जैसे हम श्वास लेते हैं तब हम जीवित रहते हैं, उसी प्रकार अगर किसी देश में संस्कृति है तो वह देश सुसंपन्न है, उन्नतशील है। अगर उसकी संस्कृति नहीं है तो वह कैसा है, मृत व्यक्ति के समान है। इसीलिए लेखक ने कहा है संस्कृति ही जन का मस्तिष्क है। संस्कृति को मनुष्य का मस्तिष्क बताया है। जैसे मानव शरीर में मस्तिष्क जो है वो सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता है। अगर हमारे पास मस्तिष्क ना हो तो हम ना तो पढ़ पाएंगे, ना सोच पाएंगे, ना विचार कर पाएंगे, कोई भी कार्य हम सुचारू रूप से नहीं कर पाएंगे। मस्तिष्क के बिना मनुष्य कैसा हो जाएगा, मूर्खों जैसा, पागलों जैसा। इसलिए मनुष्य के जीवन में मस्तिष्क का जितना महत्वपूर्ण स्थान है उतना ही महत्वपूर्ण स्थान एक देश के लिए संस्कृति का है। संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। तो लेखक कह रहा है कि हमारी संस्कृति जितनी अधिक विकसित होगी, जितना हम अपने संस्कृति को विकसित करेंगे उतना ही हमारा देश समृद्धशाली बनेगा, हमारा देश उन्नतशील होगा। राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन साथ साथ जन की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति से विरहित कर दिए जाएं तो राष्ट्र का लोप समझना चाहिए। तो राष्ट्र के लिए लेखक ने बताया जैसे भूमि आवश्यक है, उस पर बसने वाले लोग आवश्यक हैं, वैसे ही उस राष्ट्र की संस्कृति भी आवश्यक है। और यदि भूमि और जन को संस्कृति से अलग कर दिया जाए तो वह राष्ट्र कैसा हो जाएगा, मानो उस राष्ट्र का लोप हो जा रहा है। वह राष्ट्र मानो समाप्त के कगार पर है। जीवन के बिटप का पुष्प संस्कृति है। यहाँ पर बिटप का मतलब होता है वृक्ष। तो लेखक कह रहा है कि जीवन रूपी वृक्ष का पुष्प क्या है, संस्कृति है। जैसे एक वृक्ष होता है और अगर उसमें पुष्प ना लगे, पुष्प रहित रहेगा वह वृक्ष, तो वह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा और उस वृक्ष का कोई महत्व भी नहीं रह जाएगा। वैसे ही मनुष्य के जीवन में संस्कृति क्या है, पुष्प के समान है। वह पुष्प के समान मनुष्य के जीवन को सुशोभित करती है, सुगंधित बनाती है, उनके यश को फैलाती है। संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ में ही राष्ट्रीय जन के जीवन का सौंदर्य और यश अंतर्निहित है। लेखक कह रहा है कि संस्कृति में ही मनुष्य जीवन का सौंदर्य और उनका यश छिपा हुआ है। अगर संस्कृतिहीन मनुष्य हो जाएगा तो उसका ना तो उसके पास सौंदर्य रह जाएगा और ना ही उसके यश को कोई आगे बढ़ा पाएगा। इसलिए संस्कृति के द्वारा ही किसी भी राष्ट्र का यश जो है वो देश में, प्रदेश में, विश्व में फैलता है। ज्ञान और कर्म दोनों के पारस्परिक प्रकाश की संज्ञा संस्कृति है। तो यहाँ पर संस्कृति के लिए लेखक ने दो चीज़ों का प्रयोग किया है, ज्ञान और कर्म। ज्ञान के द्वारा और अपने कार्यों के द्वारा हम संस्कृति को और भी दृढ़ और मजबूत बना सकते हैं। अब अगला पैराग्राफ देखिए। जंगल में जिस प्रकार अनेक लता, वृक्ष और वनस्पति अपने अदम्य भाव से उठते हुए पारस्परिक सम्मिलन से अविरोधी स्थिति प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार राष्ट्रीय जन अपनी संस्कृतियों के द्वारा एक दूसरे के साथ मिलकर राष्ट्र में रहते हैं। तो लेखक का विचार है कि जैसे एक जंगल होता है, एक वन होता है, उसमें अनेक प्रकार के वृक्ष, अनेक प्रकार की लताएं, अनेक प्रकार के पेड़ पौधे होते हैं और वह एक दूसरे से समन्वय के रूप में रहते हैं। कभी एक दूसरे से लड़ते झगड़ते नहीं हैं, बल्कि
मिलजुल कर रहते हैं, एक दूसरे को अपनी तरफ आने देते हैं, खुद उसकी दूसरे कितनी लताएं होती हैं जो कितने वृक्षों के ऊपर चढ़ जाती हैं, तो वो जैसे एक तरह से एक सूत्र में बंध कर रहते हैं और परस्पर अविरोधी, कभी कोई किसी का विरोध नहीं करता है, अविरोधी भाव से रहते हैं, एक दूसरे के सम्मिलन से मिलकर रहते हैं। उसी प्रकार राष्ट्रीय जन यानी राष्ट्र में रहने वाले लोग अपनी संस्कृतियों के द्वारा एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं। भले हमारी संस्कृति अलग है, अनेक संस्कृतियां हमारे देश में विद्यमान हैं, लेकिन सभी संस्कृतियों के लोग आपस में मिलजुल करके उसी प्रकार से रहते हैं जैसे जंगल में रहने वाले वृक्ष और लताएं एक दूसरे को साथ मिलकर रहती हैं और एक दूसरे का विरोध नहीं करती हैं। जिस प्रकार जल के अनेक प्रवाह नदियों के रूप में मिलकर समुद्र में एकरूपता प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार राष्ट्रीय जीवन की अनेक विधियां राष्ट्रीय संस्कृति में समन्वय प्राप्त करती हैं। समन्वय युक्त जीवन ही राष्ट्र का सुखदायी रूप है। तो यहाँ पर लेखक ने समन्वय पर बल दिया है कि देश में लोगों को समन्वय के साथ रहना चाहिए। अपनी संस्कृतियों, भले अलग अलग संस्कृतियों के लोग हैं, लेकिन उनको आपस में मिलजुल कर समन्वय स्थापित करते हुए ही रहना चाहिए। क्योंकि जैसे नदियाँ जो होती हैं समुद्र में जाकर मिलती हैं, अनेक नदियों की कोई गिनती नहीं जितनी नदियाँ समुद्र में मिलती हैं। तो जैसे अनेक विभिन्न प्रकार की नदियाँ समुद्र में जाकर एक हो जाती हैं, उसी प्रकार से अनेक संस्कृतियों को ही एक होना होगा। हमारे देश में जितनी भी अलग अलग संस्कृतियाँ हैं उन सबको एक होना होगा और समन्वय युक्त जीवन ही राष्ट्र का सुखदायी रूप है। लेखक कहता है किसी भी राष्ट्र का सुखदायी रूप वही हो सकता है जहाँ के लोग समन्वय के साथ जीवन व्यतीत करते हों, एकता के सूत्र में बंधकर रहते हों। अब नीचे का पैराग्राफ देखिए। पूर्वजों ने चरित्र और धर्म, विज्ञान, साहित्य, कला और संस्कृति के क्षेत्र में जो कुछ भी पराक्रम किया है, उस सारे विस्तार को हम गौरव के साथ धारण करते हैं और उसके तेज को अपने भावी जीवन में साक्षात देखना चाहते हैं। यही राष्ट्र संवर्धन का स्वाभाविक प्रकार है। जहाँ अतीत वर्तमान के लिए भार रूप नहीं है, जहाँ भूत वर्तमान को जकड़ नहीं रखना चाहता, वरन अपने वरदान से पुष्ट करके उसे आगे बढ़ाना चाहता है, उस राष्ट्र का हम स्वागत करते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर लेखक कहते हैं कि हमारे पूर्वजों ने धर्म, विज्ञान, साहित्य, कला और संस्कृति के क्षेत्र में महान सफलताएं प्राप्त की थी। हम उनकी उपलब्धियों पर गौरव का अनुभव करते हैं। हमें उनकी उपलब्धियों पर गौरव का अनुभव करना चाहिए। उन्होंने जो महान कार्य हमारे लिए किया उसको हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए। इससे हमें गौरव की अनुभूति होगी, हम गौरवशाली बनेंगे।